फ्रेंड्स देखो, ये हमारा सेकेंड वीडियो है स्काल्प का और इसमें हम लोग क्लिनिकल एस्पेक्ट बताने वाले। देखो हमने जो हेडिंग्स इंट्रोडक्शन लिया था, फिर हमने एक्सटेंट लिया, फिर हमने लेयर्स के बारे में आपको बता दिया। अब हम क्लिनिकल एस्पेक्ट बताने वाले स्काल्प का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वाइवा में तो गारंटी है, थ्योरेटिकल एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, बहुत चांस बनता है। तो फर्स्ट is the clinical aspect of scalp is the surgical layers of scalp. What is the surgical layers of scalp? तो हम लोग देखते हैं कि सर्जिकल लेयर क्या होता है। तो देखो फर्स्ट 3 लेयर जो होते हैं ना स्काल्प के, वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होते हैं एंड दैट फर्स्ट 3 लेयर इज नोन एज दी स्काल्प प्रॉपर, और वो आपस में सेपरेट भी नहीं होते हैं। तो यही तुम्हारा फर्स्ट 3 लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो तुम्हारे स्काल्प का है सर्जिकल लेयर उसी को बोलते हैं, ठीक है। सर्जिकल लेयर वो तुम्हारा, क्योंकि इन 3 लेयर का जो इंपॉर्टेंट, सर्जिकल क्यों बोला, बिकॉज जो हमारा जो सर्जिकल जो सर्जन्स होते हैं वो सर्जरी करते हैं, तो उनमें इन 3 लेयर का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज आपको पता है कि जो सेकेंड लेयर है कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ठीक है, दिस रोल उस लेयर में क्या होती है, नर्व्स और वेसल्स देखने को मिलती है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सर्जिकल लेयर। तो सर्जन्स जो होते हैं वो बहुत ही केयरफुली इसको करते हैं, ठीक है। और भी इसके रीजन है, आई विल टेल यू फर्दर डिटेल, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए स्काल्प प्रॉपर क्या होता है, ठीक है। स्काल्प प्रॉपर के बारे में पता होना चाहिए आपको। सॉरी, कभी मेरे से गड़बड़ी हो जाता है, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच परफेक्ट फॉर दिस। ओके, नो वरी। नाउ द स्काल्प प्रॉपर के बारे में बता दिया और आपने बताया तीनों अटैच होंगे, आपस में जल्दी खत्म टूट भी नहीं पाएंगे। तो तीनों की दोस्ती बहुत प्यारी होती है। हमें पता है 3 लेयर कौन सी है, दैट इज द फर्स्ट इज द स्किन, सेकंड वन इज द स्किन के बाद क्या है, दैट इज द सेकंड वन इज द कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड वन इज द एपोन्यूरोटिक लेयर। ये तीनों लेयर के बारे में हम लोग सर्जिकल लेयर बोलते हैं, तो आपको ये चीज पता होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द लेयर ऑफ द लूज एरियर टिश्यू। Layer of the loose aerial tissue beneath the aponeurotic layer accounts for the free mobility of scalp proper on underlying bone। देखो जो चौथा लेयर है, देखो 3 लेयर तो हमने देख लिया था, देखो दैट इज द फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, ये तीनों आपस में अटैच है। तो ये जो चौथा लेयर है, ये तीनों का जो मूवमेंट होगा आपस में, वो किसके कारण होगा, चौथे लेयर के कारण ही तो होगा, क्योंकि इसी के ऊपर तो ये तीनों है। और ये तीनों, जब ये चौथा लेयर तीनों का मूवमेंट होगा तो चौथा लेयर मदद करेगा उसको, ठीक है, ऑन अंडरलाइंग बोन, जिस बोन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो बात को समझना। नाउ कम टू द इट गिव्स अ इजी प्लेन ऑफ क्लीवेज ड्यूरिंग इंजरी। कोई भी इंजरी वगैरह में होगी ना, तो इन तीनों के कारण क्या होता है कि तुम्हारा जो सर्जन्स वगैरह को बताया था ना, बहुत इंजरी में ध्यान रखना होगा, प्लेन तुमको पता चले किस प्लेन से इंसिजन लगाना है नहीं लगाना है। देखो अब क्या होता था ना कि जैसे ही हेयर को मशीन में डालेंगे देन स्काल्प प्रॉपर इज एबल्स। देखो क्या होता था ना, रेड इंडियंस बाइगोन्स जो थे वो अपने मतलब जो विक्टिम्स होते थे ना, जो उनको पनिशमेंट जिनको देना होता था, उनका क्या करते थे ना कि वो नहीं समझते थे कि वैसा वो कर रहे हैं, बट वो क्या करते थे कि वो हेयर्स को मशीन वगैरह में डाल के खींच देते थे। तो खींचने से क्या होता था, ये जो स्काल्प प्रॉपर वाला लेयर है ना, क्योंकि वो आपको पता है ना वो तीनों लेयर सेपरेट नहीं हो सकते, तो तीनों लेयर अटैच्ड होते हैं। तो जैसे ही वो खींचते थे तो क्या होता था, उसी में तीनों लेयर खींच, तो स्काल्प प्रॉपर जो होता था ना वो एवल्स हो जाता था। तो रेड इंडियंस ऑफ बाइगोन्स डेज यूज्ड टू रिमूव द स्काल्प प्रॉपर ऑफ देयर विक्टिम्स एज अ पनिशमेंट। जो अपने पनिशमेंट के तौर पे उनके स्काल्प प्रॉपर को ही खींच लेते थे। दैट इज द प्लेन एंड द सर्जन मोबिलाइज स्काल्प फ्लैप्स। और ये ऐसा प्लेन होता है इसमें स्कैल्प को मतलब जो हटा हटा के देखते हैं सर्जन्स, ठीक है। दैट इज सर्जन मोबिलाइज द स्काल्प फ्लैप्स। तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पोर्शन। तो ये आपको बता दिया कि व्हाट इज द सर्जिकल लेयर। फर्स्ट 3 लेयर द सर्जिकल लेयर फॉर्म्स द स्काल्प प्रॉपर एंड दिस लेयर्स बिलो द लूज एरियर टिश्यू लेयर प्रेजेंट दैट हेल्प्स इनटू द मोबिलाइजिंग फॉर द स्काल्प प्रॉपर। मूव करने में हेल्प करते हैं, इजी प्लेन देते हैं क्लीवेज के लिए, और जैसे मशीन में डालते हैं हेयर को तो स्काल्प प्रॉपर हट जाता है। तो ऐसा कहाँ होता था, जो रेड इंडियंस और बाइगोन्स थे वो अपने विक्टिम्स को ऐसा सजा देने के लिए ऐसा काम करते थे, ठीक है। नाउ कम टू द ब्लैक आई। देखो ब्लैक आई नाम से क्लियर है, काला आंख। चलो हम लोग पढ़ते हैं काला आंख क्या होता है। तो देखो आपको एक चीज मैंने बताया था कि जो फ्रंटालिस मसल और ऑसिपिटल मसल, देखो ऑसिपिटो फ्रंटालिस का मतलब क्या होता है, ऑसिपिटो फ्रंटालिस OCF, ये 2 मसल से मिलकर बना है। और वो 2 मसल कौन से हैं, दैट इज द 2 फ्रंटल बेली, 2 ऑसिपिटल बेली। उसमें से फ्रंटल बेली का आपको क्या बताया था, देयर इज नो बोनी अटैचमेंट, इसका कोई भी बोनी अटैचमेंट नहीं है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट समझ लिए, ये बता दिया है पहले, तो ध्यान रखना ब्लैक आई में यूज आएगा। ब्लड एंड फ्लूइड कलेक्टिंग दिस लेयर ऑफ लूज एरियर टिश्यू। देखो ब्लैक आई का मतलब क्या होता है, जो भी ब्लड है, कोई भी फ्लूइड है ना, वो इस लेयर में लूज एरियर टिश्यू वाले लेयर में जमा होता है, ठीक है। फॉलोइंग अब देखो क्या हुआ, फॉलोइंग अ ब्लो ऑन हेड ट्रैक्स फ्रीली अंडर द, देखो अब तुम्हारा क्या है ना, लूज एरियोलर टिश्यूज में तुम्हारा क्या हुआ कि जो ब्लड वगैरह जमा होता है, ठीक है, ब्लड हो गया, फ्लूइड हो गया, वो कलेक्ट होता है इस लेयर में। ये चीज मैंने आपको जब लूज एरियर टिश्यू बताया था, वहां बताया था कि वहां कलेक्ट होते हैं ब्लड का कलेक्शन होता है लूज एरियर टिश्यू में, ठीक है। जब हम लोग आगे सेफ्टी वाले हेमेटोमा पढ़ेंगे तब भी आपको ये चीज बताएंगे। तो जो अब देखो क्या हुआ कि आपके हेड पे किसी ने मारा,
तो हेड पे जैसे किसी ने ट्रैक मतलब मारा, ब्लो हुआ, तो क्या होता है कि जैसे प्रेशर लगा तो स्काल्प जो होता है ना वो स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है। स्वेलिंग से क्या होता है, ओवर द स्कल के पूरे डोम पे वो स्वेलिंग होता है, जिससे क्या होता है कि जो तुम्हारा ब्लड होता है ना वो तुम्हारा मूव करता है, वो ब्लड ऑसिपिटल और टेम्पल रीजन में नहीं जा सकता, बिकॉज जो ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल थी उसी की जो आपका एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है, वो एक्सटेंशन टेम्पोरल रीजन में भी जाके, जो हमने आपको स्कैल्प की जो स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें फ्रंट में दिखाया था, और तो आपको दिखाया था ना कि लेटरली वो टेम्पोरल रीजन तक स्कैल्प होता है, तो स्कैल्प वहां पे जो एपोनेरोसिस होती है ना वही जाती है, तो वहां पे भी वो अटैचमेंट होती है, उसकी अटैच्ड रहती है। तो ब्लड क्या है ना, ऑसिपिटल रीजन में तो आपको बता दिया मसल कहाँ से, बोन से अटैच है, तो ब्लड पीछे की ओर आ नहीं पाएगा, ओके, बोन पीछे की ओर ब्लड आ नहीं पाएगा। टेम्पल रीजन पता है, टेम्पल रीजन में भी जा नहीं सकता, तो फ्रंट जो रीजन है फ्रंटालिस मसल का, उसका कोई बोनी अटैचमेंट है ही नहीं, तो स्किन से अटैच है, तो ब्लड क्या होता है, ब्लड बिकॉज बट कैन नॉट इनटू द आइदर ऑसिपिटल और द टेम्पल रीजन। फिगर दिखाते हैं, डोंट वरी, बिकॉज बोनी अटैचमेंट ऑफ ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल, बिकॉज बोनी अटैचमेंट है ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल, सो ब्लड एंड फ्लूइड कम्स फॉरवर्ड इनटू द आईलिड्स। ब्लड और फ्लूइड कहां आएगा, आईलिड्स में आएगा, बिकॉज ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल डज नॉट हैव बोनी अटैचमेंट एंटीरियरली। तो ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल का बोनी अटैचमेंट देखो, कह सकते हो उसको फ्रंटालिस भी बोल सकते हो, बट हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल का आगे के साइड में कोई बोनी अटैचमेंट नहीं, पीछे के साइड में और लेटरल साइड में प्रेजेंट है, टेम्पल में बट आगे कुछ नहीं है, तो लीड्स टू द आफ्टर द फ्यू आवर्स, ठीक है, लीड्स टू हिमेटोमा आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ हेड इंजरी। मान लो लड़ाई वड़ाई हुई, हेड पे मार दिया किसी के, तो कुछ आवर्स में वो दिखता है ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ स्किन अराउंड द आई। नाउ आई कैन शो यू इन फिगर, डोंट वरी। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, देख लो, आप लोग को मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखो, दिस इज योर ऑसिपिटल बेसी ऑफ ऑसिपिटो फ्रंटालिस, ये अटैच्ड बोनी लैंडमार्क से। जो फ्रंटल बेली होता है ना, देख रहे हो, उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, उसका कोई अटैचमेंट, देखो, स्किन सबक्यूटेनियस एपिक्रेनियल एपिडर्मिस, फोर्थ वन इज द ब्लड होता है कहाँ पे, लूज एरियर टिश्यू में, देख रहे हो, एंड दैट इज योर फ्रंटल बेली। फ्रंटल बेली है, इसका कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है आगे, तो ब्लड देख रहे हो, ब्लड आ रहा है आगे, अपर आईलिड में आ जाएगा, तो ब्लड इन दी कनेक्टिव टिश्यू ओवर द ऑर्बिकुलस ओक्यूलाई, हम लोग आगे मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये ब्लड यहाँ आके जमा हो जाएगा, दैट विल लीड्स टू दी ब्लैक आई, ठीक है, आई विल शो यू ब्लैक आई, देखो ब्लैक आई आप देख सकते हो, दिस इज योर ब्लैक आई कंडीशन, देख रहे हो कैसे ब्लड जमा हो गया है, तो ये तुम्हारा ब्लैक आई कंडीशन है। चलो नेक्स्ट हम लोग अपने आगे, तो हमने ब्लैक आई कंप्लीट कर लिया, नाउ वी कम टू द डेंजरस एरिया ऑफ स्काल्प। देखो डेंजरस एरिया किसको बोलते हैं पता है, दैट इज द लूज एरियर टिश्यू वाले एरिया को डेंजरस एरिया बोलते हैं, डीएस इज द डेंजरस एरिया, बिकॉज ब्लड एंड पस जो होता है वो इसी लेयर में होते हैं, और अगर पस वगैरह इसमें कलेक्ट हो जाएगा ना, तो आपको बताया था मैंने कि इसी लेयर से क्या होता है, एमिसरी वेन ट्रांसफर्स होता है, तो एमिसरी वेन क्या करता है, सेकंड लेयर ऑफ स्काल्प से लेके इंट्राक्रेनियल ड्यूरल वेनस साइनसिस में जाता है। अगर इस लेयर में पस कलेक्ट हो गया, एमिसरी वेन आपको बताया था ये क्या कर रहा है, ये सेकेंड लेयर ऑफ स्काल्प से, सेकेंड ऑफ स्काल्प से लेके इंट्रा क्रेनियल ड्यूरल वेनस साइनसेस में जाता है। अब इस लेयर में क्या है ना, और ये इमिसरी वेन जो है इस लेयर को ट्रैवर्स करता है, मतलब दिस इज योर लूज एरियल टिश्यू लेयर, इमिसरी वेन इसको क्रॉस कर रहा है, तो अगर पस कलेक्ट हो जाएगा इस लेयर में, तो इन्फेक्शन क्या होगा ना, ट्रैवल हो जाएगा अलॉन्ग इमिसरी वेन इनटू द इंट्रा। अब इमिसरी वेन क्या है ना, ब्लड लेके नीचे जाएगा इंट्राक्रेनियल वेनस ड्यूरल वेनस साइनसेस में, तो क्या होगा, पस इन्फेक्शन ट्रैवल कर जाएगा इंट्राक्रेनियल वेनस साइनस में, लीडिंग टू, इसे क्या हो जाएगा, इसे लीडिंग टू थ्रोम्बोसिस, और वो फैटाइल भी हो सकता है, मतलब जानलेवा भी हो सकता है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डेंजरस लेडी ऑफ स्काल्प। आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं व्हाट इज द डेंजरस लेडी ऑफ स्काल्प, शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, तो यू नीड टू प्रिपेयर इट। नाउ कम टू द सेफ्टी वेल्व हेमेटोमा। देखो सेफ्टी वेल्व हेमेटोमा के बारे में देखते हैं, नॉर्मली ये सब ज़्यादातर चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। अभी जो अब हमने तीन डिजीज पहले पढ़ा, फर्स्ट इज योर सर्जिकल लेयर ऑफ स्काल्प, सेकेंड इज योर ब्लैक आई, थर्ड इज योर डेंस सॉरी थर्ड इज योर डेंजरस एरिया ऑफ स्काल्प। ये तीनों हमने जो पढ़ा ये नॉर्मली लगभग सब में होता है, बट ये जो नेक्स्ट तीन पढ़ेंगे वो मेनली जो बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ कम टू द फर्स्ट वन इज द सेफ्टी वेल्व हेमेटोमा। सेफ्टी वेल्व हेमेटोमा क्या है, देखो जैसे ही इसके क्रेनियल वॉल्ट, मतलब जो तुम्हारा खोपड़ी है उसमें फ्रैक्चर हो जाए, तो इट्स एसोसिएटेड विद द फ्रैक्चर ऑफ पेरिक्रेनियम, इसे तुम्हारा क्या आउटर कवरिंग है पेरिक्रेनियम, तो उसमें भी फिर उससे उसमें भी टेयरिंग हो सकता है। फ्रैक्चर होने का मतलब क्या है, किसमें टेयरिंग होगा, ड्यूरामेटर आउटर कवरिंग ऑफ द तुम्हारा ब्रेन, तो वो तुम्हारा क्या हो सकता है, तो दैट इज योर आउटर कवरिंग में तुम्हारा क्या होगा, ड्यूरामेटर की टीयरिंग हो सकती है, पेरिक्रेनियम की टीयरिंग हो सकती है, टीयरिंग मतलब क्या डैमेज हो सकती है। तो ब्लड क्या होता है ना, ब्लड कम्स फ्रॉम द इंट्राक्रेनियल हेमरेज इन द सब एपोनेटिक स्पेट, दैट इज द लूज एरियर टिश्यू। तो ब्लड क्या होता है ना, इंट्राक्रेनियल हेमरेज होने के कारण ब्लड क्या होता है, जो इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया, ठीक है,
अंदर में हेमरेज हुआ है ना, क्योंकि टीयरिंग हो गई है पेरिकेनियम और ड्यूरामेटर। तो अंदर में अगर देखो ब्लड ब्लड तुम्हारा क्या हो गया है, अंदर में तुम्हारा अगर टीयरिंग हो गया तो ब्लड क्या करेगा, ट्रैवल करेगा थ्रू दी इमिसिव वेन, और कहाँ पहुंच जाएगा, तुम्हारा इमिसिव वेन के थ्रू नहीं कह सकते हो तुम, डायरेक्ट ब्लड पहुंच जाएगा कहाँ पे, फोर्थ लेयर में, दैट इज सब एपोन्यूरोटिक स्पेस। मतलब जो थर्ड लेयर के बाद सब एपोन्यूरोटिक स्पेस करने का मतलब क्या होता है, स्पेस बीनीथ दी एपोन्यूरोटिक लेयर, और स्पेस बीनीथ दी एपोन्यूरोटिक क्या है, दैट इज योर लूज रिलेटिव टिश्यू। तो ब्लड क्या होगा, ब्लड वहां पे स्टोर्ड हो जाएगा। इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ था, नीचे से ब्लड आया ऊपर की ओर, दैट इज योर स्काल्प। अब तुमको पता है दिस इज योर इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ नीचे की ओर, और स्काल्प के चौथे लेयर में आके ब्लड का जमा हो जाता है। और इसमें जो साइन ऑफ सेलुलर कंप्रेशन डज नॉट डेवलप अंटिल द लूज इज फुल्ली फिल्ड विद द ब्लड। और तब तक तुम्हारा सेरेब्रल कंप्रेशन जो भी साइन सिम्टम डेवलप नहीं होगा तब तक, कब तक नहीं होगा, तब तक जब तक तुम्हारा जो फोर्थ लेयर है ना वो पूरी तरीके से ब्लड से भर ना जाए, तब तक कोई साइन सिम्टम डेवलप नहीं होगा। सो इस जो फोर्थ लेयर में तुम्हारा ब्लड का कलेक्शन होता है ना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सेफ्टी वैल्व हेमाटोमा। मतलब क्या हुआ, ब्लड तुम्हारा सेफ्टी मतलब स्टोर्ड हो गया, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सेफ्टी वैल्व हेमाटोमा। तो समझे, सबसे पहले देखो इसको सिंपली इसको ध्यान रखो कि तुम्हारा क्या हुआ, टीयरिंग हुआ किसका, पेरिक्रेनियम या ड्यूरामेटर का, किसके कारण, फ्रैक्चर ऑफ द क्रेनियल रॉड के कारण। तो जो इंट्राक्रेनियल हेमरेज के कारण जो ब्लड थे तुम्हारे, वो ब्लड क्या हुआ, ब्लड अंदर से आया और स्टोर कहां हो गया, दैट इज दी बिहाइंड दी बीनीथ दी सब एपिनेटिक स्पेस, यानी बीनीथ लूज एपिनेटिक टिश्यू, वहां पे जाके ब्लड स्टोर हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दी। और ये सेरेब्रल कंप्रेशन मतलब जो साइन सिम्टम कब तक नहीं खाएगा, तब तक तुम्हारा वो लेयर पूरा भर ना जाए ब्लड से, और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, यहाँ पे कलेक्शन होता है फोर्थ लेयर में ब्लड का, दैट्स व्हाई इट इज सेफ्टी वैल्व हेमाटोमा। नाउ द टू इंपॉर्टेंट तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, दैट इज द सिफेलोहेमाटोमा एंड द कैपुट सक्सेडिनम। देखो मैंने बहुत सारे डायग्राम्स भी इसमें लिया है जो आपको मैं समझा सकूं अच्छे से। तो नाउ कम टू द सिफेलोहेमाटोमा। देखो सिफेलोहेमाटोमा इज नथिंग बट द सब सब पेरियोस्टियल कलेक्शन ऑफ ब्लड। मतलब देखो पेरियोस्टियम बताया आपको, कवरिंग होती है बोन की, जो उसके अंदर आपको बताया था ना, जो पेरियोस्टियम की कवरिंग होती है वो बोन्स में तुम्हारा क्या लूजली अटैच होती है, पेरिक्रेनियम जो होता है उसको लूजली अटैच होता है, बट वो क्या होता है कि तुम्हारा जो फ्रैक्चर ये तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, सूचर्स पे क्या होता है ना वो एडहेरेंट होते हैं, तो सूचर्स के कारण क्या होता है ना कि ब्लड वहां पे जाके स्टोर हो जाता है। देखो आई एम टेलिंग यू, ध्यान से देखना, सब पेरियोस्टियल कनेक्शन मतलब पेरियोस्टियल के नीचे, सब पेरियोस्टियल मतलब पेरियोस्टियल के नीचे, पेरियोस्टियम के नीचे ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा। पेरियोस्टियम ऑफ स्कल लूजली अटैच्ड विद द बोन ऑफ स्कल एक्सेप्ट द सूचर। जो पेरियोस्टियम होता है ना स्कल का, पेरिक्रेनियम पेरियोस्टियम इज नथिंग बट पेरियोस्टियम पेरिक्रेनियम क्या है, वो लूजली अटैच होते हैं बोन से, बट वो सूचरल मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, बहुत ही तुम्हारा ज्यादा एडहेरेंट होते हैं, वो टाइट अटैच होते हैं, तो ब्लड का क्या होता है ना एक्यूमुलेशन हो जाता है वहां पे जाके। सो हेमाटोमा इज बाउंडेड बाय द सूचरल लाइन एंड एज्यूम द शेप ऑफ दैट बोन। और क्या हुआ, अब तुमको बताया था ना उसी सूचरल लाइन के में क्या होता है, ब्लड जमा हो जाता है। अब ब्लड जमा हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड भी उसी बोन का शेप ले लेगा, कॉमनली फाउंड इन द पैराइटल रीजन। और ये नॉर्मली तुमको पैराइटल रीजन में देखने को मिलता है, वो सिफेलोहेमाटोमा तुमको वहां देखने को मिलता है। ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ फिगर, देखो सिफेलोहेमाटोमा, देखो देखो सब पेरियोस्टियल हेमोरेज, पेरियोस्टियम के अंदर देखो, दैट इज योर बोन ऑफ द स्कल। अब उसके ऊपर कौन सी है, पेरियोस्टियम, तो देखो पेरियोस्टियम के नीचे है सब पेरियोस्टियल, दैट इज योर ब्लड जमा हो गया, और यही ब्लड तुम्हारा जमा हो जाएगा। और ये मेनली पैराइटल रीजन में देखा जाता है। क्यों पैराइटल रीजन में देखा जाता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा ब्लड स्टोर हो जाता है ना, वहां पे ज्यादा ब्लड क्यों स्टोर हो जाता है, क्योंकि वहां पे तुम्हारा वहां पे वो होता है, आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा बहुत बड़ा होता है। पैराइटल रीजन क्या होता है, बहुत बड़ा रीजन होता है एज कम्पेयर टू अदर रीजन इन द ब्रेन, तो इसलिए वहां पे जमा हो जाता है, कॉमनली दिखाता है। देख रहे हो बच्चे में आपको देख सकते हो, दैट इज सब पेरियोस्टियल। आई एम टेलिंग यू, एक बार ब्रीफ में समझाता हूँ सिफेलो, ठीक है, मैं तुम्हें ड्रिप में बताता हूँ सिफेलोहेमाटोमा क्या होता है। देखो नॉर्मली इट इज अ सब पेरियोस्टियल कलेक्शन ऑफ ब्लड। देखो ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा दी सब पेरियोस्टियम कैविटी में, ठीक है, पेरियोस्टियम में कलेक्ट हो जाएगा। आपको बताया था पेरियोस्टियम जो होता है ना वो बोन से लूजली अटैच होगा, बोन से क्या होगा, लूजली अटैच, बट वो सूचरल मेम्ब्रेन पे क्या होता है, टाइटली अटैच होता है। तो क्या होता है, ब्लड क्या हो जाएगा, उसी सूचरल मेम्ब्रेन की जो स्पेस होगा ना उसी में आके जमा हो जाएगा, और वहां पे क्या होता है, देख रहे हो इसी में आके जमा हो गया ब्लड जमा हो गया। अब तुम्हारे जो वो जो शेप है, तुम्हारे जो बोन का शेप है वही उस ब्लड का भी शेप हो जाएगा, उसी जैसा हो जाएगा। देखो पैराइटल की तरह ये भी थोड़ा क्या होगा, वहां पे एडिमा टाइप एडिमेटस हो जाएगा, वहां पे ब्लड जमा हो जाएगा, तो ये भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा शेप ले लेगा, उसी बोन का शेप ले लेगा वो ब्लड जो जमा होगा वहां पे, ठीक है, उसी सूचरल मेम्ब्रेन के स्पेस में। तो जब वहां पे वो ले लेगा तो दैट इज योर मेनली इट इज कॉल्ड दी सिफेलोहेमाटोमा। ठीक है, कम टू द राइटिंग पार्ट। ठीक है, तो और ये तुमको कहाँ देखने को मिला, पैराइटल रीजन में, इसी मैंने बता दिया। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ आपको। आप और एक और फिगर देख सकते हो सिफेलोहेमाटोमा का,
देख रहे हो, दैट इज योर सिफाइलोहेमाटोमा, ठीक है, सिफाइलोहेमाटोमा। देख रहे हो एक और फिगर देखो, सिफाइलोहेमाटोमा वही बताया ना, जो सब पेरिस्टियल ब्लड की कवरिंग ब्लड हो जा रही है। सॉरी। नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट क्लिनिकल इज योर, देखो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो देन प्लीज कमेंट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। नाउ कम टू दी कैपिट सक्सेसिनाम। देखो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज ए सबक्यूटेनियस एडिमा ओवर दी, और हाँ एक चीज बताना भूल गया, ये जो सारे जो डिजीज मैंने बताया जैसे कैपिट सिफाइलोहेमाटोमा, ये आपका नॉर्मली सिफाइलोहेमाटोमा ये नॉर्मली आपको ठीक हो जाएगा, कुछ दिन में 3-4 दिन में वो ठीक हो जाता है, ठीक है। अब नाउ दिस कैपिट सक्सेसिनाम, ये जो होता है ना, दैट इज ए सबक्यूटेनियस एडिमा ओवर द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द हेड एट द डिलीवरी। देखो जैसे डिलीवरी के टाइम में हेड का जो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है ना, हेड का जो पार्ट आपको दिखेगा बाहर से और वो बाहर निकलेगा, दैट इज दी, वहां पे एडिमा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू द पैसेज ऑफ हेड थ्रू द बर्थ कैनाल, जब बर्थ कैनाल दैट इज योर वेजाइना जो होता है जिसके थ्रू बाहर आता है हेड, तो वहां पे क्या होता है ना, वहां जब पैसेज होगा तो दैट ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ वेनस रिटर्न, वहां पे क्या होता है, वेनस रिटर्न में इंटरफेरेंस हो जाता है, जो ब्लड में जो वेनस रिटर्न का प्रॉब्लम आ जाता है। तो मेनली ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा है ये, कि सबक्यूटेनियस एडेमा मतलब देखो, जब तुम्हारे वेजाइनल ओपनिंग से जो बर्थ कैनाल है वहां से तुम्हारा प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है, हेड ही होता है जिसको तुम देख पाते हो, और जिसको तुम निकालते हो, तो विद द हेल्प ऑफ दी, जैसे अगर कभी कभी वैक्यूम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, तुमको ज्यादा प्रेशर का हो जाता है, तो वहां पे वेनस रिटर्न में प्रॉब्लम हो जाता है, दिट विल लीड टू एडेमा, ठीक है, एडेमा हो जाता है। इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बर्थ ट्रॉमा ऑफ स्काल्प, और ये बहुत ही कॉमन फॉर्म होता है बर्थ ट्रॉमा, मतलब बर्थ के टाइम में जो डिजीज देखने को मिलेगा दैट इज कॉमन है ये, ठीक है। इट अफेक्टेड पार्ट फील सॉफ्ट मार्जिन एंड आर पार्टली डिफाइंड। देखो इसका जो बहुत ही सॉफ्टली तुमको फील होगा, टच करोगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप का फील आएगा। जनरली एडिमा सबसाइड्स इन फ्यू डे, मतलब कुछ दिन में एडिमा ठीक भी हो जाता है। तो नॉर्मली मैंने तुमको क्या बताया, सिंपली इसके बारे में बताया कि जब इसका इट इज सबक्यूटेनियस एडिमा ओवर द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द हेड एट द डिलीवरी। देखो डिलीवरी टाइम में जो तुम्हारा प्रेजेंटिंग पार्ट जो हेड होता है ना, वहां पे तुम्हारा एडिमा देखने को मिलेगा, और ये कब होता है, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ हेड, हेड का पैसेज होता है ड्यूरिंग बर्थ कैनाल से जब पैसेज होता है, तो वहां पे तुम्हारा जो वेनस रिटर्न्स में प्रॉब्लम आ जाता है, इसी कारण ये देखने को मिलता है। कॉमन फॉर्म है बर्थ ट्रॉमा का, नॉर्मली हो जाता है और एक कुछ दिन में ठीक भी हो जाता है। ना कम टू कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड मैंने इसमें डाला, तो तुम ये फिगर देख सकते हो। देखो दिट इज अ सबक्यूटेनियस एडिमा बोला था ना, तो देखो स्किन के नीचे प्रेजेंट है एडिमा, दैट इज योर कैपिट सक्सेसिनम, तो ये तुम्हारा सबक्यूटेनियस एडिमा हो जाएगा। सबक्यूटेनियस एडिमा क्या, स्किन की सुपरफिशियल फेशियल जो कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर है वहां पे एडिमा है, तो ब्लड वेसल्स भी तो वहीं होती है ना, तो जैसे ही वहां पे पंपिंग एक्शन करेगा वैक्यूम वगैरह से, तो वहां पे तो बताया था ब्लड वेसल्स की लेयर होती है, नर्व्स होते हैं, तो वहां पे वेनस रिटर्न में प्रॉब्लम हो जाएगा, दैट विल लीड टू द एडिमा फॉर्मेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे भी इस फिगर में भी देख सकते हो, दैट इज द कैपिट सक्सेसिनम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो बताया था कैपिट सक्सेसिनम इज अ मेडिकल टर्म, देखो ये भी देख लो थोड़ा सा, इट्स अ मेडिकल टर्म of an area localized swelling of edema present on the head of the newborn baby, बताया आपको, ठीक है, vaginal delivering के टाइम। Now the cause of the caput succinctum is external pressure on the baby's head during delivery के टाइम पे जो प्रेशर लगाते हैं, the primary source of the pressure comes from the birth canal itself, और birth canal जो होता है ना वो प्राइमरी सोर्स वही होता है प्रेशर लगाने का, उसके बाद भी जो हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो वो the symptoms, primary symptom is of caput succinctum the swollen puffy area, आपको पहले बताया puffy area देखने को मिलेगा हेड में, just under the skin of scalp, they will be soft to the touch, may appear on the particular side of the extend across middle of the scalp, बिल्कुल सॉफ्टनेस देखने को मिलेगा। इट इज़ नॉट अ कंडीशन दैट रिक्वायर्स एनी ट्रीटमेंट, इसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, इट ऑलमोस्ट गो अवे आफ्टर फ्यू डेज, कुछ डेज में ही तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा विदाउट एनी ट्रीटमेंट। अब देखो इसका इसका देखो ये तुमको फिगर देख लो, देख रहे हो हल्का सा एडिमेटस देखने को मिल रहा है, सबक्यूटेनियस एडिमेटस देखने को मिल रहा है, देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जिन्होंने किया है इन्होंने पिंच कर दिया, अब देखो यहाँ पे इस लेयर में पिंचिंग साइन दिख रही है, तो एडिमा है, नॉर्मली कहीं भी पानी आ जाता है तो वहाँ प्रेस करोगे तो वो चीज लेयर दिखेगी दोबारा, इट्स कॉमन थिंग। आई थिंक यू हैव गॉट क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, नो माई नॉट इज योर चैनल ऑल्सो, प्लीज सपोर्ट अस, जो हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहे, कोई गलती हो मेरे से प्लीज कमेंट करो, आई एम नॉट दैट मच, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर ओनली, ओके, मैं कोई सीनियर वगैरह नहीं हूँ, वी आर लाइक फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट मी, ओके, कोई भी मेरी मिस्टेक हो देन विल कमेंट मी, व्हाटएवर मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया कुछ भी बोला हो, एंड प्लीज सपोर्ट करना मत भूलना यार, बहुत मेहनत लग रही है, बिकॉज आपको पता है टाइम बहुत कम है, बट हमें ज़्यादा पोर्शन कवर करना है, ठीक है, दैट्स वाई मैं थोड़ा स्लो भी हो जाता हूँ कभी, बट आप लोग अगर कमेंट कर दिया करोगे तो आई विल मोटिवेटेड ऑलवेज, हाँ फिजियोलॉजी में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लाने वाला हूँ, आप लोगों को बहुत मदद होने वाला वीडियो में, ठीक है, थैंक यू, बाय।